बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या जेडीयू से लल्लन की छुट्टी हो सकती है? क्या लल्लन सिंह को अब पार्टी से बाहर निकालने का बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या वाकई आने वाले समय में लल्लन को अगर पार्टी से बाहर निकाल देती है जेडीयू, तो नीतीश कुमार क्या आरजेडी के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे? आखिरकार क्यों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लल्लन सिंह को लेकर बड़ी खबरें हैं? और सवाल ये भी खड़ा होता है कि भैया अगर एनडीए की सरकार बनती है और नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाता, तो नीतीश का क्या होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपका अब्बास भाई, इस साल जो चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि जो लल्लन सिंह है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेडीयू पर एक बड़ी पकड़ बनाए हुए हैं। बिहार के अंदर हम देखते हैं कि नीति आयोग की एक बैठक हुई, उस बैठक में जो है नीतीश नहीं आते हैं लेकिन लल्लन आते हैं, और ये देखा जा रहा है कि हर बड़े फैसले जेडीयू के लल्लन सिंह लेते नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई माना जाए कि कहीं ना कहीं जेडीयू को आज कमजोर करने में लल्लन सिंह का बहुत बड़ा रोल है? और ऐसे में खबर है कि निशांत जल्दी पार्टी की कमान को संभाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं निशांत कई बड़े फैसले भी पार्टी को लेकर लेने वाले हैं। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर फैसले लेने वाले हैं। तो इनमें क्या एक बड़ा फैसला लल्लन सिंह को बाहर का भी रास्ता दिखाना हो सकता है? क्योंकि लल्लन सिंह ने जिस तरीके से पार्टी पर पकड़ बनाई है, इससे नीतीश कमजोर होते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं विधायकों का जो रुख है वो भी एक अलग ही नजर आ रहा है। देखिए राहुल जी, आपने बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल काफी समय से चल रहा है। जब कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया गया था। उस समय भी नीतीश कुमार चाहते थे कि वो इंडिया गठबंधन में चले जाएं, लेकिन उनको रोकने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो लल्लन सिंह का है। और लल्लन सिंह पिछले कुछ समय में कुछ ज्यादा ही बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं और लगातार जेडीयू नेताओं को जो है अपने पाले में खींच रहे हैं। यानी उनका मकसद सीधा सीधा ये है कि नीतीश कुमार साइडलाइन हो जाएं और जेडीयू की कमान अब लल्लन सिंह ही संभालें। लेकिन अब जिस तरह से वापस, जैसे कि वो चुनाव में बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने भी बड़ी जो है वो कमर कस ली है, और नीतीश कुमार भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है वो फैसले ले रहे हैं। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार समझदार है, कोई कच्ची गुटिया तो उन्होंने खेली नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। उन्होंने उस पार्टी को कई बार पटखनी दी है, बीजेपी को, जो दूसरी पार्टियों को, दूसरे दलों को पटखनी देती है। तो ऐसे में उनको हल्के में लेना ये लल्लन सिंह की बड़ी जो है वो गलती साबित यहाँ पर हो सकती है। और बहुत जल्द, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि निशांत कुमार की एंट्री अब जेडीयू में हो सकती है। और ये बात आप कंफर्म मान लीजिए, लिख कर ले लीजिए कि अगर निशांत कुमार की एंट्री होगी तो यहाँ पर लल्लन सिंह के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। और यही वजह, ये बात लल्लन सिंह भी जानते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री अगर जेडीयू में हुई तो उनका कद पार्टी के अंदर जो है वो कम हो जाएगा और छुट्टी भी हो सकती है। और शायद इसीलिए यहाँ पर लल्लन सिंह ने निशांत कुमार का हमेशा विरोध किया। आप याद कीजिए, आपसे कुछ समय पहले भी निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन आरजेडी हो, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, सब लोग यहाँ पर निशांत कुमार की एंट्री को लेकर खुशी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एंट्री होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने विरोध किया तो लल्लन सिंह ने विरोध किया, किसी ने विरोध किया तो बीजेपी ने विरोध किया। ये देखा गया कि नीतीश कुमार को कमजोर करने में अगर कहें तो सबसे बड़ा हाथ लल्लन सिंह का बिल्कुल है। लेकिन अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार अब फॉर्म में आ गए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं और अपने संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से, पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बाद में क्या नीतीश कुमार अब यहाँ पर जेडीयू की कमान जो है वो निशांत कुमार के सौंप कर लल्लन सिंह की छुट्टी कर देंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, ये वाकई दिलचस्प होगा कि क्या केसी त्यागी की तरह लल्लन सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि बीजेपी के कई नेताओं की जो स्टेटमेंट सामने आए हैं नीतीश कुमार को लेकर, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हो, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का हो, या सम्राट चौधरी का हो जो डिप्टी सीएम है, या फिर विजय सिन्हा का हो। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, अब्बास भाई, उनकी स्टेटमेंट ये साफ तौर पर बताते हैं कि नीतीश कहीं भी नहीं है। और बिहार में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो नीतीश एक कोने में नजर आए, लेकिन जो बिहार में शोर शराबा नजर आया वो मोदी के नजर आया। तो मेरा दो सवाल आपसे रहेगा कि जो बिहार का चुनाव है, क्या वाकई वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है? और मेरा दूसरा सवाल, अगर एनडीए की सरकार बनी और जैसे तमाम बड़े राज्यों की अगर हम बात कर ले, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली और महाराष्ट्र की बात कर ले, हर जगह हम क्या देखते हैं कि बीजेपी का हिस्सा है।
तो क्या अगर एनडीए की सरकार बनी और बीजेपी में सीएम बनते हैं तो ऐसे में नीतीश फिर क्या करेंगे और नीतीश फिर किस तरफ जाते हैं? देखिए, आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल आपने पूछा कि जी बिल्कुल, मेरा पहला जी, सवाल जी। यही था बस भी कि अभी हाल ही में हम क्या देखते हैं कि बिहार दौरे पर जब जी, प्रधानमंत्री जी, 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 आए जी। तो उस दौरान जी जी, बिल्कुल। आपका पहला सवाल था कि बिहार का चुनाव जो है वो मोदी जी के चेहरे पर हाँ। लड़ा जा रहा जी, है जी। और जबकि नीतीश कुमार कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एकदम देखिए, ही सीएम की ये जो बीजेपी इसको पूरा प्री प्लान तरीके से जो है इसको प्रचारित कर रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ, उसका क्रेडिट भी चुनाव में लेने की तैयारी चल रही है। पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद में भी आपने देखा कि नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा स्थगित कर कर आ जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? बिहार पहुँच जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको ऐसे पेश करती है जैसे मोदी जी के अलावा देश के अंदर कुछ चल ही नहीं रहा हो, और इसको लेकर भी नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज हैं। तो ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी जी क्या अपनी पार्टी का सीएम बनाएंगे या फिर नीतीश कुमार का जो है वो सीएम बनना अब वो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो फिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। देखिए, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है कि पिछले 20 सालों का इतिहास तो यही कहता है कि नीतीश कुमार को अगर सीएम की कुर्सी नहीं मिली है या थोड़ा अपमान भी उनका कर दिया गया है तो वो वहां पर रुके नहीं हैं। लेकिन इतने अपमान के बावजूद आखिर नीतीश कुमार अब तक एनडीए में है क्यों, ये भी एक सवाल बन गया है। और क्या अगर बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी तो रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे, और आखिर ऐसे नीतीश कुमार के पास में मजबूरी क्या है कि वो एनडीए की सभी बातों को मानने के लिए तैयार है। क्योंकि जब नीतीश कुमार अभी 24 और 25 मई को दिल्ली में आए थे तो उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि 24 मई की मीटिंग में नीतीश कुमार पहुंचे नहीं थे, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन 25 मई को वो मीटिंग में गए और वहां पर उसमें नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें ऐसा लग रहा है उस वीडियो में कि नीतीश कुमार जी कुछ कह रहे हो कि भैया हमें सीट दे दीजिए, कुछ हमें सीएम बना दीजिए, हमारा ऐलान कर दीजिए। लेकिन वहां पर यह भी देखा गया कि मोदी जी उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, उनकी बातों पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। और इसके बाद में नीतीश कुमार नाराज होकर वापस बिहार लौट जाते हैं और उसके बाद में भी फिर वही होता है। जब मोदी जी बिहार पहुंचते हैं तो हर जगह मोदी जी का शोर होता है, जबकि नीतीश कुमार कहीं पर सुनाई नहीं देता। इससे पहले भी एक रोड शो में देखा गया था कि एक गाड़ी पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों चढ़े हुए थे और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भी बीजेपी का सिंबल था, कमल का फूल लिए ऐसे लहरा रहे थे, और ऐसे ही नीतीश कुमार भी बीजेपी का सिंबल लेकर लहरा रहे थे। उस पर भी सवाल उठे थे कि नीतीश कुमार को तो आखिर अपनी पार्टी का सिंबल को लहराना चाहिए था, आखिर क्यों वो मोदी में होकर यहाँ पर बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ मजबूरियां, कुछ ना कुछ ऐसा दांव तो यहाँ पर है बीजेपी के पास में, जो नीतीश कुमार अब मजबूर हो गए हैं और वो कोई विरोध जो यहाँ पर बीजेपी का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लास्ट में आके सवाल यहाँ पर जरूर बनेगा कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो क्या सारी पोलों को खोल देंगे, क्या सारी सीमाओं को लांग देंगे और बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, या फिर एकनाथ शिंदे की तरह, जैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री न बनाने के बाद भी एनडीए में बने हुए हैं, ऐसे ही बने रहेंगे। ये तो चुनाव के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला फंसा हुआ है। आखिर क्या नीतीश कुमार को सम्मानजनक सीटें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये भी एक अपने आप में सवाल है। सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर बात हो रही है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चिराग पासवान जो कि 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जो कि 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने अभी हरी झंडी नहीं दिखाई है कि क्या इन्हें 40 सीटें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर इन्हें 40 से कम सीटें दी जाएंगी तो क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या यही स्थिति नीतीश के साथ भी दिखती नजर आ रही है? अब्बास भाई, सीट शेयरिंग को लेकर जो जिक्र हो रहा था उसमें अगर मैं बात करूं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं 40 सीटों की कम से कम मांग कर रहे हैं। नीतीश कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं कह सकता। तो क्या अगर सीटों की मांग पूरी नहीं हो पाती है तो क्या मांझी और चिराग क्या आने वाले समय में आरजेडी के साथ जा सकते हैं? क्योंकि स्टेटमेंट चिराग का था कि भैया मंत्री पद छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। यही बात मांझी ने भी कहा था, क्योंकि मांझी को ना दिल्ली में दिया गया ना झारखंड में दिया गया, और ये स्थिति यही रही लोक जनशक्ति पार्टी की। चिराग की भी दिल्ली में एक दिया गया, झारखंड में एक दिया गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर भैया कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा। कि इक्की दुक्की सीटें अगर चाहिए तो हम विपक्ष के साथ चले जाते हैं। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार आरजेडी में जाएं या तेजस्वी या फिर जो है यहाँ पर चिराग पासवान आरजेडी में जाएं या फिर जीतन राम मांझी जो है वो आरजेडी में चले जाएं, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। उपेंद्र कुशवाहा क्या वापस एनडीए में आ जाएं, यहाँ पर जो आरजेडी के साथ में गठबंधन में कोई दल है
वो यहाँ पर एनडीए में शामिल हो जाएं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जब चुनाव आता है तो बहुत सारे नेता जो हैं वो दल बदल करते हैं और बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो भी अपने गठबंधन को बदलती हैं। खुद नीतीश कुमार अभी 2024 के चुनाव से पहले ही एनडीए में आए हैं, उससे पहले वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में थे। जबकि अगर कहें तो इंडिया गठबंधन को बनाने में भी नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब कौन किसके साथ में है। ये सिर्फ जो है राजनीतिक लाभ के लिए होता है, जिसके बाद जितना वोट बैंक होता है, वोट शेयर होता है, उसके आधार पर उसको सीटें मिलती हैं और उसके आधार पर ही जो है ये सारे राजनीतिक समीकरण जो हैं वो फिट बैठते हैं। तो ऐसे में कुछ भी संभव हो सकता है। बिल्कुल जिस तरह से चिराग पासवान के पास में 5 सांसद हैं और वो अगर मांग कर रहे हैं 40 सीटों की, तो कोई गलत मांग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक सांसद के लगभग 6 विधायक के बराबर बिहार के अंदर बैठता है, क्योंकि 243 सीटें विधानसभा की, जबकि 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर 240 को अगर 40 से कर दें तो लगभग एक सांसद 6 विधायक के बराबर बैठता है। और उसके लिए अगर यानी कि 5 सांसद उनके पास में है तो 5 गुणा 6 कर दें तो 30 विधायक कम से कम चिराग पासवान के पास में होने चाहिए। और 30 विधायक जीतने के लिए कम से कम उनको 45 सीटों पर तो लड़ना ही पड़ेगा। तो वो 50-60 सीटें मांगकर कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। जितना उनका वजूद है, जितने पास उनका वोट शेयर है, जितने उनके पास सांसद हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है चिराग पासवान ठीक ठाक मांग कर रहे हैं। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी उनको वो सीट देगी या फिर नहीं। बीजेपी उनको वो सीट देगी या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि अगर सीट शेयरिंग का मसला इसी तरीके से फंसा था तो क्या बिहार चुनाव एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।